हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा हमारा पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ हमारे मेंस पेपर की। उसी तरह से हमारा दूसरा मुद्दा होगा सोलर एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग। GS1 के अंदर भी और GS3 के अंदर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी हमसे पूछ चुका है। इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको भी हम समझेंगे। और जो तीसरा मुद्दा होगा वो होगा हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। काफी ज्यादा कॉस्ट आप जानते हो प्राइवेट हेल्थ केयर कॉरस्पॉन्डिंग हमें बियर करनी पड़ती है। इस पर्टिकुलर कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या नए नए इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं, यहाँ पर राइटर ने कुछ अपने सजेशंस दिए हैं। ठीक है, बट उसके पहले आज की कोट ऑफ द डे। देखो, आज की कोट ऑफ द डे है बाय स्वामी विवेकानंद जी। आई एम वेरी श्योर आप सभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉलोअर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी फिलॉसफी में ना वेदांत फिलॉसफी का अक्सर जिक्र होता है, ठीक है। और इन्होंने बात करी है रैशनैलिटी की। मैं अगर आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूं तो देखिए, अगर आप नोटिस करोगे तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर ना, शिकागो के अंदर इन्होंने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच के अंदर इन्होंने बात करी ब्रदरहुड की, ठीक है ना। अलग अलग धर्मों के अंदर उन्होंने कॉमनैलिटी ढूंढने की कोशिश करी। फिर उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि रैशनैलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक टेम्पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारे एक तरह से जो दुनिया के लोग हैं वो आपस में कनेक्टेड ही तो हैं। आप सभी जानते हो वसुदेव कुटुंबकम के बारे में, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इनका आइडिया भी उसी लाइंस पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इंडिया के अंदर थोड़ा और अवेकननेस इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एजुकेशन का प्रमोशन किया, राइट। उसी तरह से जो आर के था ना, आर के मिशन, ठीक है ना, रामाकृष्ण मिशन जो था इनका, उसके थ्रू इन्होंने पूरे देश के अंदर किस तरह से हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, एक तरह से राष्ट्र भावना कैसे लेकर आई जा सकती है, इनकी इन्होंने बातें यहाँ पर करी। इसके साथ ही रिलीजन के अंदर कॉमनैलिटी ढूंढना, लव, डिवोशन, ये सारी बातें भी इनके द्वारा करी गई हैं। अब अगर आप इनकी कोट पढ़ोगे, इनकी कोट क्या है? द मोर वी कम आउट एंड डू गुड टू अदर्स, द मोर अवर हर्ट्स विल बी प्यूरिफाइड एंड गॉड विल बी इन देम। तो पॉइंट वही है जो रामकृष्ण मिशन के अंदर इन्होंने अलग अलग सर्विस करी ना। जितना आप अच्छा करोगे किसी और के लिए, उतने ज्यादा आपके जो दिल होंगे उतने प्यूरिफाई होंगे और गॉड उनमें होगा। ये इनकी बात थी और इनके ये एक्शंस के अंदर क्लियरली हमें नोटिस भी हो जाती है। आजकल के टाइम पे आप नोटिस कर रहे हो, देखो कितने ज्यादा हमने क्रिमिनल वायलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर। चाहे आप फ्रांस के अंदर शार्ली हेब्डो की बात कर लो, या फिर अगर आप रेशियल सेंस में देखना चाहो तो वहां पर भी हमने जॉर्ज फ्लॉयड का केस देखा, ठीक है, 2020 की आई थिंक बात है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर पूरी दुनिया के अंदर हम जो स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स थी उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें एक वर्ल्ड को एक प्रॉपर एंड पीसफुल सोसाइटी बनाने के अंदर बहुत हेल्प होने वाली है। इसके साथ ही इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। तो यूथ के लिए एक किस तरह से अपनी एनर्जी हम देश के बदलाव के लिए, देश को अच्छे सेंस में लेके जाने के लिए किस तरह से यूटिलाइज की जाती है, तो स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन के पहले एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल है रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स, और इसको आप जीएस पेपर 2 या फिर इवन जीएस पेपर 3 के साथ भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो पुलिस रिफॉर्म्स इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी आप थोड़ा लिंकेज उसकी देख सकते हो। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें ना पुलिस रिफॉर्म्स की, तो आप नोटिस करो कि जो हमारा आज का भी पुलिस सिस्टम है या उसकी जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चला आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 1861 का एक पुलिस एक्ट है, ठीक है। यही पुलिस एक्ट है जो करंट लीगल फ्रेमवर्क को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करता है। अब नोटिस करो, इस एक्ट को तो 150 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस हुए भी 75 ईयर्स हो चुके हैं। पर तब भी जो आज की रियलिटी है, क्या उसको हमारी करंट पुलिस फोर्स रिफ्लेक्ट कर रही है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो जरूरत हो जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट हम ना इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए। बहुत सारी ना कमेटीज बन चुकी हैं, जैसे रिबेरियो कमेटी थी, इस तरह से बहुत सारी कमेटी अलग अलग रिकमेंडेशन अपनी दे चुकी हैं। पर या तो उन रिकमेंडेशंस को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया या फिर उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और यहीं पर हमें ये इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने ना स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट दिया था। अब सर ये स्मार्ट पुलिस क्या है? देखो, एस का मीनिंग है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। जो पुलिस फोर्स है उसको स्ट्रिक्ट भी होना है, साथ ही साथ लोगों की नीड्स के लिए सेंसिटिव भी होना है, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं हुए, बहुत सेंसिटिव भी नहीं हुए, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। उसी तरह से एम का मीनिंग है मॉडर्न एंड मोबाइल। ए का मीनिंग है अलर्ट एंड अकाउंटेबल। आप अकाउंटेबल हो अपने काम के लिए, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि देख ही नहीं पा रहे कोई
कोई किसी जगह पे कुछ जुल्म हो रहा है, आप देख ही नहीं पा रहे हो। आर का मीनिंग है रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिलायबिलिटी, राइट। टी का मीनिंग है टेक सेवी एंड ट्रेन्ड। टेक्नोलॉजी का देखो आज के टाइम पर कितना इंपॉर्टेंट रोल है, पर क्या हमारी पुलिस फोर्स उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है? नहीं, अभी और काम बहुत ज्यादा करने की डायरेक्शन में जरूरत है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली अगर इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे ना, तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, देखो पुलिस के रिगार्डिंग और भी इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर में ना ज्यादा ट्रस्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर देखो आप लोगों ने भी ना कभी नोटिस किया होगा, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और किसी पुलिस वाले ने अगर आपको रोक लिया, तो आप जानते हो कि ना कुछ पैसे देने पड़ जाते हैं आपको, राइट। तो इस तरह के करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर। तो इस तरह के करप्शन के केसेस ने भी पुलिस की जो इमेज है ना, उसको खराब किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पर कुछ पुलिस वालों की वजह से जो करप्शन के जो इल्जाम लगाए जाते हैं, इसकी वजह से जो पुलिस फोर्स है, उस कंप्लीट पुलिस फोर्स की इमेज डाउन हमें देखने को मिल जाती है। तो सिटीजन भी इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या इनकी लेजिटिमेसी है, एक तरह का डिस्ट्रेस आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज को हमें यहाँ पर सॉल्व करने की डेफिनेटली जरूरत है। अगर देखो आप चेक करोगे हमारा जो शेड्यूल 7 है, ठीक है, शेड्यूल 7 के अंदर आपको जो पुलिस है ना, वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कहने का पॉइंट क्या है कि स्टेट्स के पास पावर है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने कुछ ना कुछ इनको जो एक्ट्स हैं उनको लेकर भी आई है, ताकि पुलिस के अंदर हम चेंजेस लेकर आ पाए। पर अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर उन्होंने 1861 के एक्ट को ही फॉलो किया हुआ है, ठीक है। जो क्लियरली क्या दिखाती है कि पुलिस रिफॉर्म हम लेके नहीं आना चाहते, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप जानते हो, देखो एक प्रकाश सिंह केस था, बहुत ही फेमस केस था। दरअसल में एक्चुअली में जो प्रकाश सिंह जी है ना, ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, ये डीजीपी भी रहे हैं, ठीक है, इस तरह से और भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ भी रहे हैं। तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो एक केस किया था, मतलब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव दिए थे किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि पुलिस के अंदर जो चेंजेस आ पाए, पर उन चेंजेस को हम लेकर ही नहीं आए, ठीक है ना। तो कोर्ट के जो डायरेक्टिव थे उनको माना ही नहीं गया। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, जो पुलिस एक्ट है ना, वो बहुत सारे और ग्राउंड्स पे भी काफी खरा नहीं उतरता। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, इसका जो पुलिस एक्ट का सेक्शन 23 है, उस सेक्शन 23 के अंदर पता क्या लिखा है? वो ये लिखा है कि पुलिस ऑफिसर को ना अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पता क्या मीनिंग पता लग जाता है? इसका मीनिंग है जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पावर है स्टेट के अंदर। तो पॉइंट क्या हुआ कि जो पुलिस है ना, ये पॉलिटिशियंस के अंडर काम करती है, ऐसा पुलिस एक्ट का सेक्शन 23 कह देता है। तो पॉइंट क्या हुआ? तो इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेंगे? अगर ये पॉलिटिशियन के दबाव में ही काम करना है तो कैसे काम करेंगे? तो जो अलग अलग डेमोक्रेटिक फ्रीडम इनके पास होनी चाहिए, क्या वो उसको अचीव कर पाएंगे? क्या इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे? द आंसर इज नो। इसके साथ ही देखो, इस पुलिस एक्ट 1861 के अंदर ना ट्रांसफर प्रमोशन के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करी गई, ये इसके रिगार्डिंग साइलेंट है। तो होगा क्या है, अगर मान लो कोई पर्सन ना आवाज भी उठा देता है इन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, या फिर उनकी बात नहीं मानता, तो मिनटों में उसका क्या हो जाएगा? उसका उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी प्रमोशन रुक जाएगी, उसको जो अलग अलग बेनिफिट्स या पर्क्स मिलते हैं वो सारे रुक जाएंगे। तो ये सारी चीजों को वर्क करना हमें जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, तो इस एक्ट के अंदर ही बेसिकली हमने पुलिस को ना कोई ह्यूमन राइट्स का रोल नहीं दे रखा। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला ना कि पुलिस को स्ट्रिक्ट भी होना है, ये सेंसिटिव भी होना है। ये सेंसिटिव वाला रोल यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुआ सेक्शन 23 के अंदर, कि कैसे हम बात करेंगे कि लोगों की नीड्स के लिए किस तरह से सेंसिटिव होना हो, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर मिसिंग है इस एक्ट के अंदर। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर मान लो कोई पुलिस पर्सन है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ कंप्लेंट करनी है, कुछ मान लो इसने मिसकंडक्ट किया या कुछ भी किया, इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ कंप्लेंट करना चाहते हो, तो वो कहाँ कंप्लेंट करते हो? स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर। अब ये बनी तो हुई है, पर ये क्या है? बहुत ही इनफेक्टिव बॉडी है, कोई काम ही नहीं होता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए बोला गया है कि जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनेगी। पर ज्यादातर स्टेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट की कैपिटल के अंदर ही है, बेसिकली पूरी स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही बनाई गई होगी। तो उससे क्या होगा? ये जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट कमीशन है, बेसिकली जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, ये काफी ओवरबर्डन हो जाती है। तो कंप्लेंट्स का समाधान ही नहीं हो पाता। तो अगर किसी को कंप्लेंट करनी भी होती थी, तो वो कंप्लेंट है उसकी सुनी ही नहीं जाती। तो पॉइंट क्या हुआ ऐसी संस्था होने का, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो राइटर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1861 वाले एक्ट को हमें कहीं ना कहीं अमेंड करना होगा, किस तरह से? जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं अंडर प्रकाश सिंह जजमेंट वाले केस के अंदर, और जो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 था उस हिसाब से। इसके साथ ही देखो, जो डीजीपी होता है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस के लिए। ऑब्वियसली देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वही है स्टेट का, ठीक है। जब हम बात करते हैं पुलिस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको किस तरह से अपॉइंट किया जाए,
किस तरह से इनको, अगर इनको पोस्ट से हटाना है तो वो कैसे किया जाए, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। इनको कम से कम कुछ मिनिमम टेन्योर हो। ठीक है, जनरली होता क्या है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अगर वो स्टेट वहां गवर्नमेंट है उसके हिसाब से काम करता है तो उसको डीजीपी की पोस्ट दे देते हैं, अगर उनके हिसाब से काम करना बंद कर देता है तो उसको मिनटों में हटा दिया जाता है। तो कोई टेन्योर की यहाँ पे बात होनी चाहिए कि मान लो 2 साल का टेन्योर हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग हो जाती हैं, इस वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होने की वजह से हमारी पुलिस फोर्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती। तो इसी तरह से ये जो नया, ठीक है ना, हमें एक तरह से चार्टर ऑफ ड्यूटीज चाहिए होंगी। जो स्टेट, जो मैंने बताया था ना, जो अगर कंप्लेंट अथॉरिटी है उनको, जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उनको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो उनके इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर पाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने। ठीक है ना, हर स्टेट के सिर्फ कैपिटल के अंदर नहीं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर थ्रू आउट बने, तो डेफिनेटली ये चीज हेल्प हो सकती है। तो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स दिखे, डेफिनेटली ये हेल्प करेंगे। पर अब अभी भी हमें बहुत आगे तक जाना है अगर हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, अगर हमें पुलिस आज के मॉडर्न एरा के जो चेंजेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करे, तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली इंश्योर करनी ही पड़ेंगी। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पहला एडिटोरियल। दोस्तों, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो रिलेट करता है सोलर एनर्जी के साथ, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी वाले कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो इंडिया ने, आप जानते हो, जब पेरिस एग्रीमेंट था तो काफी एम्बिशियस टारगेट थे, किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं। वहां पर हमारा फोकस क्या था? हमारा फोकस था कि हम मूव करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी ना, जो मेजर कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज सोलर एनर्जी। अगर आप नोटिस करोगे तो 2014-15 के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया था कि हम 2022 तक ना 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करेंगे। और इस 175 में से 100 गीगावाट कहां से आएगा? सोलर एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग। आई बात समझ में? तो ऑल्दो हमने इसके बाद टारगेट को एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, और टारगेट को एक्सटीड भी हमने कोशिश करी कि उसको टारगेट को बढ़ा दें, आने वाले सालों के अंदर अचीव करेंगे और भी ज्यादा टारगेट। पर अगर आप नोटिस करोगे तो अब हम 2022 के एंड तक हैं। अगर आप नोटिस करो तो 2014-15 में हमने टारगेट दिया था ना, उसका हम कितना परसेंट अचीव कर पा गए हैं? नियरली 60%। तो बेसिकली कहने का पॉइंट है कि 100 गीगावाट का हमने टारगेट था, हमारे पास करेंटली कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? लगभग 60 गीगावाट के आसपास। तो यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि भले ही हमने टारगेट को मिस कर दिया हो, राइट, पर अगर आप नोटिस करोगे तो टारगेट मिस करने के बावजूद भी ना हमारी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी खासी रही है। दरअसल में था क्या ना, कि टारगेट काफी एम्बिशियस था, पर हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। ऑल्दो टारगेट अचीव नहीं हुआ पर फिर भी काम अच्छा किया गया है। आप नोटिस कीजिए 2014 की बात, 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी थी? 38 गीगावाट। तो उससे काफी गुना ज्यादा हमें आज के टाइम पर देखने को मिल जाती है। अगर बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात राजस्थान की बात कर लीजिए, तो इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत अच्छा खासा सोलर एनर्जी पोटेंशियल है। इसके अलावा भी अगर आप नोटिस कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको लैंड देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं वेस्ट लैंड एरिया की, अगर उस वेस्ट लैंड एरिया में से 3% को भी हम कहीं ना अच्छे जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उससे यूज कर ले, तो नियरली 750 गीगावाट का हमारे पास पोटेंशियल है। इसके अलावा आप जानते हो सनलाइट अच्छी खासी मिल जाती है इंडिया को, तो वो सारी चीजें यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे राइटर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो क्लियरली क्या बता रहा है कि पोटेंशियल अच्छा खासा है। टारगेट भी हमने सेट किए थे, जैसे मैंने आपको बताया 2022 तक हमने क्या करना था, हमने अचीव करना था 175 गीगावाट, और उसमें से 100 गीगावाट आना था सोलर से। अभी 2026 में, सॉरी 2021 में जो कॉप 26 हुई ग्लासगो के अंदर, वहां पर इंडिया ने क्या किया, अपने एनडीसीज को अपडेट कर दिया। और वहां पर हमने क्या टारगेट रखा? हमने टारगेट रखा 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का। आई बात समझ में? और इसमें से भी देखो 500 में से 300 कहां से आना है? दैट इज फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो आप कहीं पर भी देख लो, चाहे आप 25 ईयर विजन डॉक्यूमेंट देख लो, वहां पर नोटिस यही किया जाएगा आपको कि सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है, अगर हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, उस तरह से ब्लूमबर्ग का भी आप डेटा देख सकते हो। अगर अभी करंट स्टेटस की बात करें तो आप नोटिस करोगे, ठीक है, 408 गीगावाट हमें करंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से ठीक है ना, जिसमें से टोटल कितना है रिन्यूएबल, कितना है 118। टोटल ये है 408, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, नॉन रिन्यूएबल भी आ गया। रिन्यूएबल कितना है? 118। तो जो हमने टारगेट सेट किया था ना 175 गीगावाट रिन्यूएबल का, उसका 2/3 हम टारगेट यहाँ पर अचीव कर पाए हैं। तो ठीक ठाक काम हुआ है, टारगेट पूरा अचीव नहीं हुआ, बट काम हमने डेफिनेटली काफी तेजी से किया है। तो यहाँ पर चैलेंजेस बात कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं सोलर एनर्जी के सेटअप या उसको बढ़ाने के अंदर। पहला क्या है? हायर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए, द थिंग इज कि अगर हमें सोलर पावर को सेटअप करना होता है, फिर उसके बाद उन चीजों का कॉरस्पॉन्डिंग अच्छे से वर्क करना होता है, तो यहाँ पर पैसा अच्छा खासा लग जाता है। तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ना काफी ज्यादा निकल के आती है।
उसके साथ ही दूसरी चीज होती है, देखो आप कहाँ पर लगाओगे इनको, इनको लैंड के ऊपर अगर लगाने की कोशिश करते हो ना, जमीन के ऊपर, तो लैंड एक्विजिशन में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है ना, लैंड एक्वायर करने के अंदर कई साल लग जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी के साथ ही हमारे कुछ लॉसेज हो जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करने के तब लॉसेज हो गए, कुछ थेफ्ट हो गया, ये इस तरह के जो कुछ इश्यूज हो गए, वो सारी चीजें। या फिर इसके साथ ही लोड बैलेंसिंग की दिक्कत। देखो अगर आप नोटिस करोगे, रात के टाइम पे ना बिजली बहुत चाहिए, पर रात के टाइम पर सोलर पावर अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर एक मेजर इशू बन के आ जाती हैं। उसके साथ ही इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम सुना है, ठीक है ना, बहुत ही फेमस, ठीक है ना, है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यहां पर ना नोटिस किया गया है कि कई बार जब ये थोड़े से हाइट पे जाते हैं ना, तो बिजली की तारों के साथ टच में आने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो हमने क्या किया हुआ है, इन प्रोजेक्ट्स को, जो जहां पर बिजली की तारें लगाई जा रही हैं, उनको हमने रोकने की कोशिश करी गई है। तो उसी तरह से जो अलग अलग हमारे सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं राजस्थान और गुजरात के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है, कि उनकी जो ट्रांसमिशन लाइंस होंगी ना, वो इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ जब वो टच में आती हैं तब उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की वजह से जो सोलर एनर्जी है उसको एक वजह से स्केल अप नहीं कर पा रहे। उसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी यहाँ पे हमें धीरे देखने को मिलती है, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की। ठीक है ना, एक तो लैंड पे लगने, एक रूफ टॉप के ऊपर, तो वो रूफ टॉप वाले की ग्रोथ काफी स्लो है। इसके साथ ही बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की। देखो सोलर वेस्ट, आप सोलर की बात कर रहे हो, सोलर बढ़ रहा है डेफिनेटली, पर ई वेस्ट, जैसे ई वेस्ट होता है ना, उसी तरह से सोलर वेस्ट भी तो होगा। तो वो सारे सोलर वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, वहां पर भी काफी क्वेश्चन हमें यहाँ पर उठ जाते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, देखो इंडिया का ना एक था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डीसीआर। अब यहाँ पर इस क्लॉज के अंदर पता क्या था, इस क्लॉज के अंदर ये था कि अगर किसी को मान लो इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो वहां पर जो उसके रॉ मटेरियल्स थे, बेसिकली जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगने थे, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सेल्स हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर इंडिया से ही प्रोक्योर करने थे। बेसिकली मान लो अगर आपको कोई चीज बनानी है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज हो रही होंगी, तो ये बहुत सारी चीजें यूज हो रही है ना, तो ये इंडिया में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड ही होनी चाहिए। ये था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ की कुछ परसेंटेज के कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये मुद्दा गया डब्ल्यूटीओ के अंदर, और इंडिया ने काफी यहाँ पर, इंडिया के अगेंस्ट ये रूलिंग आप मान सकते हो डब्ल्यूटीओ के अंदर हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर भी मेजर इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि एक बार सेटअप करना हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होती है। इस वजह से भी हमें यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उतना पैसा नहीं होता उनके पास। बाकी देखो हम बहुत ज्यादा ना इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है सोलर इक्विपमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो सोलर वेफर की बात कर लो, पॉलीसिलिकॉन की बात कर लो, इन सभी चीजों की कैपेसिटी कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है कि इंडिया इनको खुद डेवलप कर पाए। तो इस वजह से इंडिया को इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। तो ये सारे थे कुछ चैलेंजेस, पर इंडिया ने ना बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। जैसे आप जानते हो 2010 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको द्वारा लॉन्च किया गया था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, इसी तरह से आप और नोटिस कर सकते हो, जैसे पीएम कुसुम स्कीम है, ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर सोलर पंप्स के लिए इसको यूज किया जाता है। उसी तरह से सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल ज्योति योजना हमने स्टार्ट कर रखी है, ताकि जो स्ट्रीट लाइटिंग है ना, वहां पर सोलर के थ्रू ये चीज कर पाए। इसी तरह से फिजिकल इंसेंटिव, अगर आप अपने घर पे इसको सेटअप करोगे या जहां पे भी सेटअप करना चाहते हो, सोलर पावर प्लांट वगैरह सेटअप करने हैं, तो वहां पर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर सृष्टि स्कीम, राइट। इसी तरह से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे आप देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा रन किए जाते हैं। इसके साथ ही इंडिया ने ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन यहाँ पे किया है। पूरी दुनिया की कंट्रीज यहाँ पे साथ में आने की कोशिश है। उसी तरह से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आप जानते हो पूरी दुनिया को एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश है सोलर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके तो आपको हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि डोमेस्टिक लेवल पर भी एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आने वाले टाइम के अंदर सर क्या कर सकते हैं, देखो आने वाले टाइम के अंदर यही है, जो सोलर इक्विपमेंट की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करे, जो हम इतना ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम कर पाए। बाकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज के अंदर भी इस चीज को हम लेकर जाएं। ठीक है, अभी जो ज्यादातर चीजें हैं वो हमें अर्बन एरियाज के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो इसको हम रूरल एरियाज के अंदर भी लेकर जा सकते हैं।
बाकी देखो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी जो कॉस्ट हाई है ना, उस कॉस्ट को कम किया जा सकता है। बेटर तरीके से हम जो ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग हर्डल्स आती हैं, जैसे रेड टेपिज्म वगैरह, इनको हम टैकल यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम वर्क करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि ये सारे इश्यूज हम सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ना एक डिवीजन है, दैट इज नेस्ट, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। दरअसल में बात क्या है ना, कि कोई दुनिया में मान लो फ्रांस में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको कैसे यूज कर सकती है, तो आपस में ये कोलैबोरेट करती है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ये डिवीजन है। तो यहाँ पर भी हम इंगेज करके ये टेक्नोलॉजी की डिप्लोमेसी को इंप्रूव करते हुए सोलर एनर्जी के लिए कैसे यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पर भी हम काफी सारे एफर्ट्स लिए जा सकते हैं। तो आप सभी जानते हो जैसे 2070 तक हमारा टारगेट है नेट जीरो बनने का। तो अगर गवर्नमेंट हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करे तो डेफिनेटली चीज पॉसिबल है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेशली सोलर एनर्जी के माध्यम से इस टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। दोस्तों जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो रिलेट करता है प्राइवेट हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। दरअसल में ना देखो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बट इसका पॉइंट यही है कि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा सफरिंग हो रखी है, ठीक है ना, तो जो प्राइवेट सेक्टर की वजह से ना बहुत सारी सफरिंग लोगों को फील करनी पड़ती है, क्योंकि देखो इतनी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। तो इन सभी चीजों को हम कम कैसे कर सकते हैं, यही इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको वो बता दूंगा। देखो यहाँ पर बात क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे तो हेल्थ फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया का रैंक काफी खराब है। जैसे आप नोटिस कीजिए, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जीडीपी में नियरली जीडीपी का 1.3% हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। अगर जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 4.8% हो जाता है। तो नियरली पूरे कंट्रीज के आसपास ही हम कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप नोटिस करो प्राइवेट स्पेंडिंग की, तो प्राइवेट स्पेंडिंग नियरली 60% के आसपास है। ठीक है ना, तो ये सारे इश्यूज हमें आज के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का एक डोमिनेंट रोल आज के टाइम पर हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर आप नोटिस कीजिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, एक तरह की इनइक्विटीज, ठीक है ना, रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर। आप देखो कोई भी बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल होते हैं कहाँ देखने को मिलेंगे, क्या अर्बन एरियाज में देखने को मिलेंगे, रूरल के अंदर? ऑब्वियसली अर्बन एरियाज के अंदर, राइट। इसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिए, जो हमारे यहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग ना हमें हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। दरअसल में क्या है, एक तरह के इंश्योरेंस प्लान की तरह है, कि मान लो कि एक बहुत बड़े नेटवर्क के कॉरस्पॉन्डिंग ना आपको एक्सेस मिल गया, ठीक है, एक स्पेसिफिक नेटवर्क होता हो सकता है डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, उन सभी का हो सकता है। पर इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया के केस में जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है ना, वो अलग अलग चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कोई हो सकता है कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कोई हो सकता है मान लो हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे अगर कुछ प्लान्स बनाने हो तो वो काफी मुश्किल हो जाते हैं। और अगर इन्होंने देखो क्या कर दी, अपने आप में कुछ स्पेशलाइजेशन कर दी कि वहां पर यही चीजें मेजर स्पेशलाइजेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता ये है कि इनकम डिस्पैरिटीज वाले, जिनके पास इनकम कम है, वो उनके लिए एक्सेस करना इन चीजों को बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि स्पेशलाइजेशन कर दी तो वो चीज क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंगली वो चीज हो जाएगी डेफिनेटली महंगी हो जाती है, बहुत ही महंगे रेट्स पे हमें देखने को मिल जाती है। पर अगर हम बात करते थे दूसरी जगह पे, तो वो इनएक्सपेंसिव होती थी, ठीक है, बेसिकली उतना कॉस्ट नहीं हमें बियर करना पड़ता। पर ये वाले प्राइवेट सेक्टर इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इंडिया के केस में हम कैसे अफोर्डेबल कर सकते हैं ताकि क्वालिटी इंश्योर हो बट एट द सेम टाइम वो अफोर्डेबल भी हो, तो यहाँ पर हमें कुछ फोकस डेफिनेटली करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज की देखो बात करी गई है कि हम ना नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर इन चीजों को लेकर आए, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहे, बट एट द सेम टाइम जो कॉस्ट है वो उतनी ज्यादा ना हो। देखो यहाँ पर राइटर ने ना दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हैं, एक दिया है अरविंद आई क्लिनिक का और दूसरा दिया है नारायण हृदयालय का। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल अगर बात करोगे ना अरविंद आई केयर की, ठीक है, आई क्लिनिक की, तो इन्होंने क्या किया है, इस हॉस्पिटल ने अपने जो कॉस्ट थी उसको कम करने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो किसी भी जगह कॉस्ट दो चीजें हो सकती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो इन्होंने अपने स्पेंडिंग को इस तरह से किया कि जो इनका वेरिएबल कॉस्ट है वो काफी कम हो जाए। मान लीजिए इन्होंने अपनी ना नर्सेस को काफी अच्छे से ट्रेन कर दिया। पहले जैसे मान लो कोई नर्स इनके यहाँ पे जाती है ना इस हॉस्पिटल के अंदर, तो वो नर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं, तो नर्सेस को ट्रेनिंग दी तो उसके बाद ना नर्स कैपेबल हो जाती है बहुत सारे काम करने के लिए। तो जो डॉक्टर का टाइम काफी सारी रिडंडेंट टास्क के ऊपर जाता है, या फिर कुछ इस तरह के कामों के ऊपर जाता है जो बहुत ही मैकेनिकल इन नेचर होते हैं, जो डेली बेसिस पे उनको थोड़ा उनका टाइम उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर डॉक्टर्स का काफी अच्छा खासा टाइम वहां पर चला जाता है। तो डॉक्टर्स वहां से फ्री हो गए क्योंकि वो नर्सेस काम कर लेती थी।
तो इस तरह के काम करते हुए अरविंद आई क्लिनिक ने इस चीज को इंश्योर कर पाए कि वो कम कॉस्ट के अंदर भी लोगों को इलाज दे पाए। सिमिलर चीजें देखो, नारायणा हृदयालय, इन्होंने हार्ट के रिगार्डिंग चीजों की बात करी है कि जो सर्जरी है, सर्जरी का एक वेल डिफाइंड उन्होंने प्रोसीजर बना दिया। इन्होंने कोशिश करी कि जो वहां पर एक मरीज का स्टे है उसको कम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कोशिश क्या करी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंट्रोड्यूस करने की। ये क्या पॉइंट है, देखो मैंने बहुत बार एग्जांपल भी दिया है आपको कि मान लो कि आपको एक शू बनाना है, तो एक शू बनाने के लिए मान लो आपको 500 रुपए लगते हैं, पर आपने अगर मान लो लाखों शूज बना दिए तो क्या तब भी आपको एक शू बनाने के लिए 500 रुपए ही लगेंगे? नहीं, आपको वो कॉस्ट कम हो जाती है। तो यही चीज यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर हार्ट हॉस्पिटल ने कोशिश करी है कि अगर एक बड़े स्केल के ऊपर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने की कोशिश करें, कुछ हम प्रोसीजर्स को बना दे कि हाँ उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस तरह से वर्क करेगा, उस बेसिस के ऊपर क्या किया है इन्होंने, अपनी अपनी कॉस्ट कम कर दी है इन प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने। और उसका बेनिफिट फिर किसको मिला है? उसका बेनिफिट मिला है मेरे और आपकी जैसी जनता को, ठीक है ना। तो हमारी गवर्नमेंट का भी देखो इस तरह से कुछ कोशिश है कि कुछ जो इनका एक्ट था ना अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए, वो एक तरह का बूस्ट देगा क्योंकि इनकी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। जो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस है तो इनकी बूस्ट मिलेगी, ठीक है, नर्सेज हो गया, अलाइड पर्सनल हो गया, इनकी कवरेज बढ़ेगी, ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इंक्रीज होंगी। उसके बेसिस पे जो प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली उसका बेनिफिट मेरे और आपके जैसे आम लोगों को मिल पाएगा क्योंकि वहां पर हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे राइटर ने देने की कोशिश करी हुई है कि इसके साथ ही बात करी गई है कि जो बोर्ड हो वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना, कि जो रीजनल हेल्थ बोर्ड है उनके अंदर ऐसी बातें करी गई हैं कि ये सारी चीजें हम इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इंडियन हेल्थ सेक्टर ना वहां पर रेगुलेशन की काफी ऊपर नीचे है, कहीं पर रेगुलेशन हमने बहुत ज्यादा कर रखा है, कहीं पर रेगुलेशन बहुत कम कर रखा है। तो अगर एक प्रॉपर रेगुलेशन हो, ठीक है ना, हम जो एंट्री बैरियर्स हैं उनको कम कर पाए, साथ ही साथ जो मेडिकल एजुकेशन है, जो लोग एमबीबीएस वगैरह करते हैं ना, एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, ये सारी चीजें जो करते हैं उनकी आप जानते हो फीस बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी फीस वगैरह को कम कर पाए तो आने वाले टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग बाद में डॉक्टर्स होंगे वो भी कम फीस चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे राइटर का पॉइंट क्या है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है, पर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ना ही एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के भरोसे हो जाएगा कि सिर्फ गवर्नमेंट कर ले तब भी हो जाएगा या सिर्फ प्राइवेट कर ले ऐसा हो जाएगा, नहीं, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा तब ये चीजें पॉसिबल है। और प्राइवेट सेक्टर अगर अफोर्डेबल हो जाए तो डेफिनेटली जो अलग अलग इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने किए, पब्लिक हेल्थ केयर किए हैं, उनकी एफिकेसी और भी ज्यादा आने वाले टाइम के अंदर इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो द सोल्यूशन लाइज इन कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, राइट। तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल। आई होप आपको तीनों आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।